इंसानी तादाद की गिनती कभी बेमाना साबित नहीं रही है, लेकिन मुसलमानों उस वक्त तादाद और भी कम थी, लेकिन मुसलमानों के अंदर में इस्तेदाद बहुत बेहतर है। और आज हमारी तादाद है, हमने अपने इस्तेदाद को कहीं न कहीं से गुम कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस्तेदाद को तलाश करें कि हमारे अंदर वो कौन सी खूबियां होनी चाहिए जो हमारा माजी लौट कर हमारे दरमियान में आए। इस वक्त मुल्क में बीजेपी के आने के बाद जो नफरत की सियासत हो रही है और मजहबी जुनून की आग में इन्होंने अपनी रोटियां सेकी हैं, ये सब कांग्रेस और कुछ जैसी दूसरी पार्टियों के पुराने दिनों की गलतियों का नतीजा है। इस वक्त हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि मुल्क के आईन को बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त कोर्ट के सिलसिले में आपके सामने में ये वाज़ेह होना चाहिए। हमारे उलमा ने अक्सर कहा है और आज भी मैंने कहते हुए सुना है, इस मुल्क में वोट आपकी जिद्दोजहद का एक रास्ता है। इस मुल्क में वोट आपका एक हथियार है, ये वो तलवार है जिसे आपने अगर किसी सिपाही के हाथ में दिया तो आपके गर्दनों की हिफाजत होगी। अगर आपने इस तलवार की अहमियत न समझी तो आपने अगर किसी नाअहल के हाथ में तलवार जाने दिया तो तलवार भी आपकी होगी, गर्दन भी आपकी काटी जाएगी। माजी में यही कुछ होता रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमतें अदलती बदलती रहती हैं, बाजू बदलते हैं, तलवारें बदलती हैं, लेकिन गर्दन अक्सर हमारी ही काटी जाती है। इस वक्त अपनी तहजीब सिर्फ इस मुल्क के आईन के हिफाजत का मसला नहीं है। इस मुल्क में आपका दीन महफूज रहे, आपकी तहजीब महफूज रहे, आपकी ज़बान महफूज रहे, आपका कल्चर महफूज रहे। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के शहर, जिले के शहर सदर, साबिक़ा अराकीन बल्दिया, सुदूर मोतमदीन और अराकीन, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर क्या करने वाले हैं। 13 तारीख के दिन अब सुनो 13 तारीख के दिन जो कटिंग डेमोक्रेटिक राइट है मेरा, अब उन्हों एक है, उन्हों जोक बनाते हो उसके ऊपर। मेरे भाई एक तरफ घूम रहे और झूम रहे, दूसरी तरफ खैरे और एक बीच में एक शरीफुल नफ्स, एक मासूम चेहरा रखने वाला आपका खादिम इम्तियाज जलील। आप तीनों की तस्वीर को सामने रखो, भूमरे, खैरे और इम्तियाज जलील, और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को देखे तो डर लग रहा, इसको देखे तो अपना लग रहा। तो अपनों का साथ दो, देंगे ना आप लोग? 13 तारीख को पूरा एक होकर साथ देंगे ना आप लोग? और जो लोग कटिंग करने पे आए, मत करो, मत करो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं। तारीख में तुम्हारा नाम खराब हरूफ में लिखा जाएगा। औरंगाबाद की जब सियासी तारीख लिखी जाएगी तो लोग तुम्हारे नाम को इज्जत से नहीं लेंगे। आप एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग बार बार मीडिया के लोग सवाल करते कि भाई आप इंडी अलायंस पे क्यों नहीं गए। 3 मर्तबा इम्तियाज जलील ने अवामी तौर पर स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं, मगर ये लोग बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था मैं आज से चंद दिन पहले,
मेरे बाजू एक बहुत बड़े इंडिया अलायंस के नेता एयरपोर्ट पर देखे। मैं एयरपोर्ट की गेट के पास बैठा हुआ था, वो मेरे बाजू आकर बोले, बहुत बड़े नेता उनके, बोले ओवैसी साहब हाउ आर यू? बोला, बोले कैसे? अब मैं बोला ये कहां सुबह सुबह बोला बैठो? बोला साहब एयरपोर्ट जनता का है, पूछना क्या है, बैठो। आप लोग को जहां नहीं बैठना वहां जाके बैठ गए। बोले क्या मतलब? बोला शिवसेना के बाजू बैठ गए। पर बैठे, बैठ के मेरी बहुत तारीफ किए, आप क्या भाषण देते। मैं दिल में सोच रहा था कि मैं क्या कव्वाल हूं। फिर बोले आप पार्लियामेंट में दलाइल के साथ तकरीर करते। फिर बोले आपका नया एमपी बेहतरीन स्पीकर है और आप पर बहरहाल बहुत सी चीजें बोले। मैं बोला भाई साहब 5 मिनट में आप मेरी पार्टी के एमपी की मेरी तारीफ करें आप, और आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, ये तारीफ आप जो कर रहे हैं मेरे को लगता है कि मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है। बोले क्यों बोल रहे हैं साहब? बोला आप हमारा इम्तियाज आपको पूछा लो अलायंस में, तो आप लोग बोले नहीं। बोले नहीं ओवैसी साहब ऐसा है, अगर आपको हम ले लेंगे तो हमको जो है दूसरों का वोट नहीं मिलता, हमको दूसरों का वोट नहीं मिलता। मैं सुन के ताज्जुब कर रहा था इस शख्स को कि अभी बैठकर कह रहा था कि हिंदुस्तान के संविधान को तुम बचा रहे हो, ऐसी तुम बाबा साहब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने की बात करते, हम तुम्हारी इज्जत करते। मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू और कह रहे थे कि नहीं वोट नहीं मिलता है, वो फुला हो जाएगा। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील को सबका वोट मिला। इम्तियाज जलील सिर्फ एक समुदाय का नेता तो नहीं है। नाम तीनों का डॉक्टर साहब का नाम आ गया एनआरसी के लिस्ट में। कोई भी जाकर बोलेगा इनके नाम का ऑब्जेक्शन है, इनको इनके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को परभनी जाके लाना पड़ेगा, इम्तियाज साहब को कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते। और अगर कल एनपीआर एनआरसी होगा औरंगाबाद की आवाम, तो क्या उद्धव ठाकरे आके खड़ेंगे? क्या ये दोनों चचा भतीजे आएंगे? कौन आएगा और कहेगा कि हम कानून को फाड़ते? किससे कागज पूछ रहा फूल? असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील आएंगे। CAA के खिलाफ हमने कानून को फाड़ दिया था। मेरे भाई सोचो, इस बात को आपको सोचना है। 13 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे, मेरी इन तमाम बातों पर गौर करिए। और ये जो देशभक्ति की बात ये आरएसएस के लोग करते हैं, ये देशभक्ति की बात ये दोनों शिवसेना वाले करते हैं। अरे बताओ, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ना मोदी के मुंह से निकलता है चीन, ना आरएसएस की जबान से निकलता है। कितने मर्तबा हमने पुकार पुकार कर कहा कि चीन कब्जा करके बैठ गया, मगर मोदी कुछ बोलते नहीं है। मगर मोदी बोलेंगे बच्चे पैदा कर ले। अच्छा बाय द वे, मोदी के खुद 6 भाई हैं, अमित शाह के 6 बहनें हैं। गोलवालकर के इधर देखो, यहाँ है, कुछ भी नहीं है इधर। गोलवालकर के 11 पैदा किए उनके डैडी, मगर इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। तो मेरे भाई, एक शेर आपके सामने रखकर, बल्कि 2-3 शेर है। एक हैदराबाद के एक मज़ाहिया शायर थे मोइन, अब आप डाल के खींचना कैसा खींचेंगे? कामयाब करिए। ये कोई इम्तियाज जलील साहब का रिकॉर्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, खैरे तो नहीं पढ़ सकते मेरे को मालूम, घूमरे भी नहीं पढ़ेंगे।
ये पूरा रिकॉर्ड है। देखिए 5 साल में 1.5 साल तो कोविड था। इम्तियाज साहब के ये रिपोर्ट कार्ड है, इसका जरूर मुताला करिए और इंशाल्लाह कल 2 जलसे कहाँ पे मालूज में इंशाल्लाह शाम में 5 बजे और रेलवे स्टेशन मोइनुल स्कूल के ऊपर रात में 7 बजे से शुरू होगा इंशाल्लाह। बटन नंबर 7 है और बटन नंबर 7 पे बटन दबाइए पतंग के ऊपर। हाँ हो गया, कितने बार इधर से खैरे को खींचे, उधर से घूमरे को खींचे, अभी मोदी को भी खींचे। संसद भी काम जाती है जिसकी बाहर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्टेज पर मौजूद तमाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को जिम्मेदार कहना चाहता हूँ का काम सब जाने का हमें कैसे कैसे का काम सब जानता हूँ मैं, वहाँ किसी का खौफ मानता हूँ मैं। जंगल के हो या हो आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों 2014 में आपके बीच में आया था, आप लोगों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2014 में आपने मुझे आपके इस हल्के से एमएलए बनाया। 2019 आया तो दोबारा आपके बीच में आया, आपसे फिर इत्तेहाद की दरखास्त की। नतीजा ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 मुख्तलिफ जो राज्य है वहां से सिर्फ एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया, वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील चुनकर आया। 2014 में बोलते थे आएगा ही नहीं। 2019 के अंदर वही चंडाल चौकड़ी जो अब आपकी महफिलों में आते हैं और कहते हैं कि कैसे जीतेगा, ये वही लोग हैं जो 14 में भी थे, 19 में भी है, 24 में भी है और इंशाअल्लाह 29 में भी आप लोग वही हिसाब किताब करते रह जाएंगे। इम्तियाज जलील वहां जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। आपको आज भी हिसाब किताब दिखाया जा रहा होगा कि पहले ये थे तो जीत गए थे, अब फिर चौराहों पर, चबूतरों पर, होटलों पर या किसी के बंगले के ऊपर शीर खुरमे के बहाने आपको बुलाया जाएगा और आपको हिसाब किताब दिखाया जाएगा कि कैसे जीतेगा। मैं उनको एक बात कहता हूं, तुम्हें जमीन के ऊपर मेरा हिसाब किताब कर दो, लेकिन मेरा हिसाब तो मेरा रब वहां पर बैठ कर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए और आज जब ये इलेक्शन हो रहे तो आप एक साजिश को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मुसलमानों का एक गठ है और एक गुट है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को हमें हराना है तो यहां पर शिवसेना को जिताना है। वाह, इम्तियाज जलील को हराना है, यहां पर मोदी को वहां पर गिराना है। तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर उन 48 में से 47 भी अगर ये जीत गए
जब वक्त आएगा नरेंद्र मोदी की आंखों में डालने का, तो भीगी बिल्ली बनकर ये बैठे रहेंगे और वहां पर असदुद्दीन अवैसी, अख्तर इनाम साहब और इम्तियाज जलील नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ललकारेगा। मोदी को जिताना है तो इम्तियाज जलील यहां नहीं चलता। ये आपकी यही गुलामगिरी, यही चाटुगिरी, यही तलवे चाटने की वजह से आज इस मुल्क से आपकी क़यादत खत्म हो चुकी है। यही तलवे चाटने से कभी सोचा था किसी ने औरंगाबाद जैसे शहर से, जहां शिवसेना कहती थी कि यह हमारा गढ़ है, किसी ने तस्वर नहीं किया था। लेकिन यह आप लोगों का इत्तेहाद था जिसने यहां से शिवसेना को उखाड़ कर फेंका और मजलिस को यहां पर आपने अपना झंडा लहराया। अब तो पैसे कैसे आ गए हैं? ऐसी कैसी झोलियां फैला रहे हैं। यहां पर भी भेजे गए थे, महफिल मेरी सस्ती है, एक सुन लो रे, उनको क्या बोलते पता है? बेगानी शादी में जब मेरी महफिल सस्ती है आ जाते, बोले चलो दूल्हे बन जाएंगे। हर वक्त आप देख लीजिएगा, जब महफिल सजी कि दे देते हैं 200-300 रुपये, चलिए आ जाइएगा। तुम झोली यहीं तक फैलाते रहो। कव्वाली सुने हो? झोली मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे मांगना है तो उससे मांगो रे, किसके सामने तलवे चाट रहे हैं? उससे मांगो। और मैं आज भी ये कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, ये लोग बार बार पूछते हैं मेरे से, जीतते क्या, कैसा आते? बोले 2019 में आपको कितना भरोसा था कि आप जीतेंगे और 2024 में आपको कितना भरोसा है? तो मैं उनको ये कहता 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो इंतजार करते मैं कुछ तो भी बोलूंगा। 2024 में 200% यकीन है कि 4 जून को हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न यहां पर मनाएंगे। और जश्न तो बेटा तेरे घर के सामने भी आके मनाऊंगा। यही प्यादे हैं, किसके वजह से चल रहे हैं? गाड़ी में पेट्रोल कौन डाल रहा है? अब जानते हैं बेटो, हम सब हिसाब निकाला जाएगा। हर इलेक्शन में ऐसे आते, कोई ना कोई तो आता है, गिराते बजे मेरे को। उन्हें क्या मालूम, ये शहर में अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फिजा तैयार हो गई। एक रात पहले तक कुछ अलग सोचता है, सुबह जैसे ही फजर पढ़ के बाहर निकल, मत रे बाबा, पतंग कोई मारो, अपनी पतंग है, अपनी पतंग को मारो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, आज क्या वजह है कि 10 ऐसे राज्य हैं जहां से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और ये आपके बीच आ रहे हैं और कहते हैं कि एकलौता एक उसको यहां पर गिराना है। अगर मैं गूंगा, मुक्का और बहरा रहता तो कोई दखल नहीं लेता, बोलता चलने दो। लेकिन उन्हें एक बात पता चली है कि पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट के अंदर अकेला मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले मुकाबला करते थे।
अब तकलीफ ये है कि ये आया है तो ये भी बहुत बोलता है भैया, और बोलता ही नहीं है। असद भाई जब बोलते हैं और वहां से भाजपा का, यहां से कांग्रेस का, वहां से राष्ट्रवादी का, यहां से शिवसेना का, जब असद साहब को टोकते हैं तो इम्तियाज जलील पीछे जाकर बैठता है और उनको क्या कहता है, अरे चल बैठ बैठ। सारी तकलीफ इसी बात की कि कैसे इकलौता एक हजम नहीं हो रहा तुमको। क्या वजह है, क्या वजह है तुम्हारी? उससे तो अच्छे हमारे कहां है वो साहिब खान साहब, खड़े में पकड़ हुआ। उस दिन पहले के इंटरव्यू देख रहा था, मैं तो डर जा रहा था। जो खड़े लगा था बोला मेरे से मुकाबला है ही नहीं। मैं बोला यार मैं खड़े का ही तो रह रहा हूँ, मेरे से मुकाबला किसी के साथ नहीं है। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना इल्तिजा करने के लिए आया। असद साहब कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। कल 2 जलसे हैं, एक तो मालूज में शाम में 5 से 7 और दूसरा जलसा रेलवे स्टेशन पे मोइनुल स्कूल के पास उस ग्राउंड के ऊपर है। तो आप सभी से इल्तिजा है कि उस ग्राउंड के ऊपर आप दोनों जलसों में शरीक रहिएगा। आज चूंकि इतने ज्यादा हमारे पास मेहमान थे,